अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ गाज़िस लॉ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ गाज़िस लॉ है, मतलब उनको हम जो गाज़िस लॉ है उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो सबसे जो पहला टॉपिक है उसमें, ठीक है, पहले तो देखते हैं कि इसको यूज़ किस लिए करते हैं। देखिए, किसी सरफेस के ऊपर किसी सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है, उसको हम क्या करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, ड्यू टू डिफरेंट चार्ज जो आपके पास कन्फिग्रेशन है कि किसी तरह से भी किसी शीट के किसी क्लोज सरफेस के ऊपर चार्ज है, ठीक है, उसकी वजह से आप क्या करना चाहते हो, आप उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फाइंड करना चाहते हो। तो हम गाज़िस लॉ के ज़रिए से उसको फाइंड कर सकते हैं कि आपके पास अगर कोई स्फेयर है, आपने उसको चार्ज दे दिया है, ठीक है, आपने चार्ज दे दिया और किसी भी पॉइंट पे आप क्या करना चाहते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना चाहते हो, तो आप गाज़िस लॉ के ज़रिए से क्या कर सकते हो, उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम फाइंड करते हैं, वो कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ अ फील्ड इनसाइड द होलो चार्ज स्फीयर, कि आपने क्या करना है कि आपको कहता है कि आपके पास एक स्फीयर है, वो चार्ज है, ठीक है, आपको उसके अंदर किसी भी पॉइंट पे क्या करना है, आपने उसके अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है कि उस चार्ज की वजह से उसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है, वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए जब गाज़िस लॉ की एप्लीकेशन को यूज़ करें, गाज़िस लॉ को यूज़ करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट के ऊपर आपने क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना होगा, वहाँ पे हम एक सपोज कर लेंगे कि वहाँ पे एक हम इमेजिन कर लेते हैं कि वहाँ पे एक और सरफेस पड़ी हुई है। ठीक है, आपने एक ऐसी सरफेस वहाँ पे इमेजिन कर लेनी है जिसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो काउंट करना क्या हो, इजी हो। जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास स्फेयर है तो हम उसका जो फ्लक्स है इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास अगर क्लोज सर्फेसेज हैं तो हम उनका फ्लक्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं गाज़िस लॉ की हेल्प से। तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट के ऊपर एक इमेजिन कर लेंगे कि हमारे पास कोई भी सरफेस पड़ी हुई है। अब उस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, वो गाशियन सरफेस कहलाती है। ठीक है, कि जो हम इमेजिन करते हैं ना सरफेस, जिस पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना होता है, वहाँ पे हम इमेजिन कर लेते हैं कि उस पॉइंट के ऊपर वो पॉइंट जो है किसी सरफेस में है। ठीक है, उस सरफेस को हम क्या नाम देते हैं, गाशियन सरफेस का। तो अब मैं सपोज कर लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे उसने हॉलो चार्ट, ये हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है। ठीक है, हॉलो स्फीयर क्या होगा, ऐसा स्फीयर होगा जो अंदर से क्या होगा, खाली होगा। ठीक है, कि मतलब जैसे बॉल होती है, क्रिकेट बॉल, ठीक है, वो अंदर से एम्प्टी होती है, तो वो हमारे पास क्या है, हॉलो स्फीयर है। अब वो कहता है कि आपने क्या करना है, उसके अंदर क्या करना है, जो है उसके अंदर किसी पॉइंट पे आपने क्या करना है, उसका इलेक्ट्रिक जो फील्ड इंटेंसिटी है वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है, आर है। ठीक है, उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके अंदर किसी पॉइंट के ऊपर हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। ठीक है, तो आपने क्या कर लेना है, वहाँ पे एक उसी सेंटर को मान के एक और स्फीयर ले लेनी है। इसी स्फीयर के अंदर हमने एक और स्फीयर ले लिया है जिसका रेडियस क्या है, आर डैश है। और क्लियरली क्योंकि ये आर डैश है, इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक है, ये हमारे पास आर था, इसका रेडियस ये था, तो आर डैश आर से क्या है, लेस है। ठीक है, तो ये हमने सपोज कर लिया, यहाँ पे आर डैश है और ये क्या है, आर है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए हम गाज़िस लॉ को यूज़ करेंगे। गाज़िस लॉ ने क्या कहा था कि अगर आपके पास कोई भी स्फीयर है, ठीक है, उसके अंदर कोई चार्ज पड़ा हुआ है, तो आप उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको कैलकुलेट करने का जो उसने फार्मूला दिया हमें, वो क्या था, उसने कहा कि आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो बाई किस तरह से, फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखें ये वाली स्फीयर है जिसका हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। अगर ये वाली स्फीयर है जिसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं लाई कर रहा है, इसके अंदर चार्ज की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, इस स्फीयर स्मॉल वाली जो स्फीयर है इसके अंदर चार्ज की वैल्यू ज़ीरो होगी, क्यू ज़ीरो के इक्वल होगा। जब मैं क्यू को ज़ीरो पुट करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, ज़ीरो ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। तो इसका मतलब है कि इस चार्ज स्फीयर के अंदर जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, अब हमारे पास एक और फार्मूला है फ्लक्स के लिए, वो क्या है, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ठीक है, ई डॉट ए क्या होता है यहाँ पे,
एरिया वेक्टर होता है, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखें कि फाई ई क्या है, हमारे पास फाई ई की वैल्यू क्या आई है, 0 आई है। जब मैं फाई ई की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो फाई ई की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगी, ये इक्वल आ जाएगा ई डॉट ए के। तो कह रहा है, अब यहाँ से हम ये देखें, ये पता चल रहा है कि दो वेक्टर्स हैं जिनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। देखें, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल कब होगा, जब उन दोनों में से कोई एक 0 हो। ठीक है, इसका मतलब है या तो a 0 है या e 0 है। देखिए a क्या है, एरिया है, एरिया वेक्टर है, और एरिया वेक्टर कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जो एरिया वेक्टर है वो हमारे पास क्या है, एरिया वेक्टर कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं 0 हो सकता, क्योंकि एरिया जो है वो हमारे पास हमेशा नॉन 0 ही होता है। किसी भी कोई भी सरफेस है उसका एरिया कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। अच्छा, यहाँ से एक और चीज़ देख लें कि यहाँ पे अगर आपने जो था हमारे पास कोई भी पॉइंट था, ठीक है, ये था, ये था, ये था, ये पॉइंट आपका किसी भी जगह पे हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए अब हमारे पास ये जो सरफेस है, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ तो एरिया होगा ना, यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ तो एरिया है। इसका मतलब है इसका एरिया तो है, एरिया 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो फिर क्या 0 के इक्वल होगा, ई 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चला कि ई इक्वल टू 0 है और ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि ए क्या है, एरिया वेक्टर है और वो कभी भी 0 नहीं होता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या हो गई, 0 हो गई। तो इसका मतलब है कि अगर आप हॉलोस्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो हमेशा क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब है कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करती हैं। कि अगर आपके पास कोई हॉलोस्फीयर है, उसकी सरफेस के ऊपर आपने क्या रखा हुआ है, चार्ज, उसकी सरफेस पे चार्ज है और अंदर से एम्प्टी है, तो उसके अंदर से कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करती हैं। ठीक है, उसके बाद तो इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी मेटल शीट को चाहते हैं कि उसके ऊपर इलेक्ट्रिक आपके पास चार्ज है, उसके ऊपर जो मेटल शीट है उसके ऊपर मेटल की जो भी कोई भी चीज़ है, मेटल सरफेस है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इफेक्ट ना हो, तो आप उनको क्या कर सकते हो, उस मेटल को इसके अंदर रख सकते हो। कि जब आप इसके अंदर रख दोगे, हॉलोस्फीयर के अंदर रख दोगे, तो फिर अंदर तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही नहीं है, तो इसका मतलब है उस मेटल सरफेस के ऊपर कुछ नहीं हो सकता, कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए अगर आप किसी भी मेटल शीट को, मेटल जो सरफेस है उसको शील्ड करना चाहते हो चार्ज वगैरह से, तो उसको आपने क्या कर देना है, इसके अंदर रख देना है। ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर रख देंगे तो फिर उसमें से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करेगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके ऊपर क्या होगी, 0 होगी, और इस वजह से उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन है, देखिए अब यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर लिया है, तो यही गाउस लॉ की एप्लीकेशन थी कि हम क्या कर सकते हैं, गाउस लॉ को यूज़ करके किसी भी पॉइंट के ऊपर किस डिफरेंट चार्जेस की वजह से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम एक और केस ले लेते हैं। ठीक है, उस केस में हम क्या कंसीडर करते हैं, अब उस केस में हमारे पास क्या है कि एक कोई भी कहता है कि आपके पास शीट है, ठीक है, कोई भी शीट है और उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इन्फिनाइट पॉजिटिव चार्ज है, कि मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने करना है किसी भी पॉइंट पे शीट के करीब किसी भी पॉइंट पे आपने उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमारे पास एक शीट है जिसके ऊपर क्या है, चार्ज है। ठीक है, हमने इसके करीब किसी पॉइंट, हमें वो कोई इसके करीब पॉइंट देता है और वो कहता है कि इस पॉइंट के ऊपर आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते हैं, हमने कहा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसी गाशियन सरफेस ले लेंगे जो उस पॉइंट के अंदर से पास कर रही होगी। फिर उस गाशियन सरफेस के ऊपर हम क्या करेंगे, उस गाशियन सरफेस से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को काउंट करेंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ये हमारे पास उसने हमें ये पॉइंट दिया, हमने कहा कि एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंड्रिकल रॉड जो है वो इस पॉइंट में से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ठीक है, अब हम फिर क्या करेंगे, इस सिलेंड्रिकल, ये अब हमारी ये जो शेप है जिसको हमने इमेजिन किया है सिलेंड्रिकल वाली, ये क्या है, हमारे पास गॉसियन सरफेस बन गई है। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका काउंट करेंगे। इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले काउंट कर लेते हैं कि वो किस तरह से आता है। ठीक है, देखिए अब ये जो शीट है, ठीक है, इस शीट के ऊपर जो टोटल चार्ज है, जो चार्ज डेंसिटी है,
ठीक है, वो हमारे पास क्या है, इस शीट की जो चार्ज डेंसिटी है उसको हम डिनोट कर देते हैं कि वो क्या है, सिग्मा है। सिग्मा है, और सिग्मा को फिर किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है चार्ज ओवर एरिया। ठीक है, कि सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जो इस शीट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, सिग्मा है। सिग्मा क्या है, चार्ज और यूनिट एरिया, मतलब कि जो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या देती है कि आपके पास यूनिट एरिया में कितना चार्ज है। ठीक है, यूनिट एरिया में जितना चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज जो होता है डेंसिटी होता है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे जो हमारी शीट है ये, ठीक है, इसका हमने क्या दिया कि सिग्मा जो है इसके ऊपर वो कितना है, Q ओवर A है। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या है, Q ओवर A है। Q क्या होगा, उस शीट के ऊपर जितना चार्ज होगा, A क्या होगा, उसका जितना एरिया होगा, वो क्या डिनोट करता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट करता है। अच्छा, उसके बाद अब देखें कि हमारे पास ये जो रॉड है इसके ऊपर फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो इसके ऊपर जब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है तो बेसिकली इसकी 3 साइड्स हैं। एक ये साइड है, देखिए अगर आपके पास, मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये रॉड है, इसकी एक ये साइड है, एक ये साइड है, और एक ये वाली बाहर वाली साइड है। ठीक है, ये जो है, अब सपोज करना है कि हमारे पास जो शीट थी वो कोई भी, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई पेज था, पेज को मैं कहता हूँ कि वो मेरे पास क्या है, शीट चार्ज है। ठीक है, वो शीट है जिसके ऊपर चार्ज है, उसके करीब किसी भी पॉइंट पे हमने क्या करना था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को काउंट, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो उसको काउंट करना था। तो मैंने क्या करना है, उस शीट के अंदर से इस बॉल पॉइंट, ये जो मेरे पास मार्कर है इसको गुजार देना है, और मैं क्या करना है कि वो पॉइंट जिसके ऊपर मैंने वो फ्लक्स को कैलकुलेट करना है वो इसी मार्कर के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, अब देखो तो फिर इसकी 3 सर्फेसिस हैं, एक ये वाली है इस साइड वाली, एक इस साइड वाली है, और एक इसकी ये सरफेस है बाहर वाली है। ठीक है, तो 3 सर्फेसिस हैं, एक ये वाली और एक आउटर सरफेस। अब हम तीनों के ऊपर फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे। तीनों के ऊपर जब हम फ्लक्स को कैलकुलेट कर लेंगे तो जितना तीनों साइड का फ्लक्स का सम कर लेंगे वो इस टोटल सरफेस का क्या होगा, हमारे पास फ्लक्स होगा। तो फिर इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए, पहले मैं फाई S1 के लिए जो फ्लक्स कैलकुलेट करता हूँ वो होता है φ1 इज इक्वल टू E डॉट, यहाँ पे एरिया वेक्टर जो है उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया को A1 कहता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास बनेगा इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। ठीक है, तो ये बनेगा EA कॉस, ये मेरे पास आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब मैं देखता हूँ यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए, ये जो मेरी साइड है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है। ठीक है, कि मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि अगर यहाँ पे मेरे पास पेज है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब ये पेज है, इस सारे के ऊपर क्या है, चार्ज है, ये पेज है सारे का सारा, जो हैंड है ये पेज है, ये उसकी पेज की दूसरी साइड है, ये इसके अंदर से वो रॉड पास कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट था उसके ऊपर हमने ये क्या कर दी, गॉसियन सरफेस पोज कर ली। अब इस जो शीट है इस पे जो चार्ज होगा उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो इस तरफ होंगी, इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो यहाँ से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है, जो ये नीचे वाली बॉल पेन है। अब इस सरफेस के ऊपर आते हैं, ये जो आउटर कॉर्नर है इसका, इस सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी, और इस सरफेस के ऊपर यूनिट एरिया क्या होगा, ऐसे होगा, जो एरिया वेक्टर है। ठीक है, वो क्या होगा, इस तरह से होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के नॉर्मल होता है। ये सरफेस है, इस तरह से अगर एरिया वेक्टर होगा तो फिर वो क्या होगा, इसके नॉर्मल होगा। किसी भी सरफेस के ऊपर नॉर्मल क्या होता है, जो बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर हो, तो ये इसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अब एरिया वेक्टर और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई है, सेम हो गई है। तो इसका मतलब है मेरे पास जो φ1 आएगा वो क्या आएगा, EA cos 0 होगा, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, EA के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं इस साइड पे देखूंगा तो इस साइड पे इलेक्ट्रिक, अब इस साइड की बात करते हैं, ये जो इस साइड वाली है, साइड 2 है जो हमारे पास। अब इस साइड पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाती हैं और ऐसे जाती हैं। इधर वाली साइड पे जो होगी उस चार्ज इधर होगी, इधर से जो चार्ज है उसकी वजह से इधर को जाएंगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है यहाँ से इस साइड पे, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है। तो हमारे पास जो सरफेस S2 है, φ2 भी उसके लिए क्या आ जाएगा, हमारे पास EA ही आएगा। क्यों, क्योंकि उस साइड पे भी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, आपस में पैरेलल हैं। अब तीसरी तरफ आते हैं, तीसरी बात पे आते हैं। जो तीसरी बात है वो हमारे पास रहेगी आउटर सरफेस। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है ये वाली, ठीक है, और इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो नॉर्मल है मेरी फिंगर्स की डायरेक्शन में नॉर्मल है,
और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो ये है। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो क्या बन जाता है 90 का, क्योंकि देखो ये जो कैप है इस पॉइंटर की इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये जो फिंगर है इस डायरेक्शन में क्या है एरिया वेक्टर है। तो फिर ये एंगल क्या बन जाएगा 90 को, जो हमारी जो थर्ड सरफेस के लिए होगा, ये जो बाहर वाली सरफेस है ये वाली, ठीक है, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है और ये हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, ई की डायरेक्शन है, और एंगल इनके दरमियान क्या है 90 का है। तो फिर हमारे पास जो φ3 बनेगा वो क्या होगा ई ए cos 90, और cos 90 क्या होता है 0, तो ई ए 0, और जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो सारा ही 0, तो φ3 क्या आ जाएगा मेरे पास, φ3 की वैल्यू आ जाती है 0। तो टोटल फ्लक्स जो होगा इस शीट का वो कितना, इस जो सिलेंड्रिकल शेप है वो कितना हो जाएगा मेरे पास, वो मेरे पास हो जाएगा φe इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2। जब मैं ऐड कर लूँगा तो ये ई ए प्लस ई ए, दोनों साइड्स को जब मैं ऐड अप कर लूँगा तो ये बन जाएगा 2e a, ठीक है। अब ये मेरे पास आ गया फ्लक्स, ठीक है, कि फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई φe इज इक्वल टू 2e a, ठीक है। अब मेरे पास जो बाकी दूसरी चीज़ रह जाती है, ठीक है, उसकी तरफ आते हैं। तो जो हमारे पास गाज़ीज़ लॉ था, ठीक है, गाज़ीज़ लॉ के अकॉर्डिंग इस सरफेस का जो फ्लक्स है वो किसके इक्वल होगा, गाज़ ने कहा था कि इस सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो इक्वल होगा, इसको मैं इधर साइड पे लिख लेता हूँ, गाज़ ने कहा था कि अगर आपके पास ये कोई सरफेस है तो इस सरफेस के ऊपर जो फ्लक्स होगा वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा आपके पास Q ओवर एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। अब Q ओवर एप्सिलॉन के नॉट के क्यों इक्वल होगा, क्योंकि देखें Q ओवर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, हमने अभी ये गाज़ लॉ का जब गाज़ लॉ को प्रूव किया था तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो भी आपका फ्लक्स होता है किसी भी सरफेस के किसी भी क्लोज सरफेस पे, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस, जो आप उसके अंदर क्या हो बहुत सारे चार्जेस हों, ठीक है, तो उसको किसके इक्वल होता है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो यहाँ से फाई किसके इक्वल है 2e के इक्वल है। तो ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 है मेरे पास और ये मेरे पास इक्वेशन 2 है, ठीक है, ये मेरे पास आ जाती है इक्वेशन 2 फाई इज इक्वल टू। अब इक्वेशन 1 और 2 को मैं कंपेयर कर लेता हूँ, क्योंकि इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल है तो फिर राइट हैंड साइड्स भी क्या होंगी इक्वल होंगी। तो मेरे पास क्या आएगा Q ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2e a, ठीक है, ये मेरे पास इसके इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं Q की वैल्यू को फाइंड करना चाहूँ, ठीक है, कि ये जो मेरे पास सरफेस है इसके ऊपर कितना वो होगा चार्ज होगा, तो ये a इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास बन जाएगा, यहाँ से Q किसके इक्वल आ जाएगा, ये इम्प्लाइज करता है कि Q मेरे पास इक्वल है सिग्मा a के, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जब मैं ये वैल्यू इधर लिखूँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा सिग्मा a ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2e a, ठीक है। तो ये a से a क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या आ जाएगा, ये मेरे पास रह जाएगा सिग्मा a सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2e, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये मेरे पास e किसके इक्वल आ जाएगा, e इक्वल आ जाएगा, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू 2, या फिर इधर आगे होगा 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई, ठीक है। इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए अब मेरे पास सिग्मा की वैल्यू जो होगी वो मैं सिग्मा की वैल्यू को यहाँ से फिर से कैलकुलेट कर सकता हूँ, जितना मेरा इस सरफेस का एरिया होगा, ठीक है, वो वैल्यूज पुट करूँगा और देखकर मेरे पास उसका एरिया। अब ये था पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अगर आपके पास शीट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो जस्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव का सिंबल आ जाएगा। और जहाँ तक बात है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम इसको वेक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, इसके साथ एक
यूनिट वेक्टर लगा देते हैं 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर यूनिट वेक्टर। आप आर यूनिट वेक्टर क्या करेगा, आर यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ठीक है। तो देखें शीट के ऊपर चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए आपको कहा गया कि कोई भी पॉइंट है, ठीक है, वहाँ पे आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक जो आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए आपने क्या किया, तो आपने एक ऐसी गाशियन सर्फिस को सपोज किया जो उस पॉइंट के अंदर से पास कर रही थी, और हमने सपोज कर लिया कि जो गाशियन सर्फिस थी वो क्या थी, हमारे पास सिलेंड्रिकल थी, ठीक है। तो फिर हमने क्या सपोज किया, अब ने सपोज ये कर लिया कि जो इसकी 3 साइड्स हैं, तीनों साइड्स का हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को काउंट करना है। तीनों साइड्स थी, तीनों साइड्स का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने कैलकुलेट कर लिया, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ठीक है। फ्लक्स कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या किया, जब फ्लक्स को ऐड अप किया तो यहाँ पे φ3 भी होगा, लेकिन φ3 की वैल्यू क्या है, मेरे पास 0 है, तो इसलिए वो क्या होगी, 0 ही होगी, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स हमने कैलकुलेट कर लिया, और हमारे पास जो फ्लक्स का फार्मूला है दूसरा वो क्या है कि वो इक्वल होता है, जो मेरे पास फ्लक्स का फार्मूला है वो क्या था कि जो हमारे पास फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, फाई इक्वल होता है ई डॉट ए के, ठीक है। अब हमने सॉरी उसके क्यू ओवर गासेस लॉ को यूज़ करके कि फाई किसके इक्वल होता है, फाई इज इक्वल होता है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया तो मेरे पास ये रिलेशन बन गया। क्यू की वैल्यू को मैं किस तरह से यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, क्यू इस चार्ज के ऊपर ये जो हमारे पास शीट है, ठीक है, इसमें कितना चार्ज होगा, ये जो हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है, इसमें कितना चार्ज होगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या यूज़ किया कि इस सरफेस की चार्ज डेंसिटी को फाइंड कर लिया, जो आपको बताएगी कि इतने एरिए में कितना चार्ज लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने Q की वैल्यू को लिया और Q की वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट किया, ठीक है। A से A कैंसिल आउट हो गया, बाकी जो मेरे पास ये रहेगी, और डायरेक्शन के लिए आपने जस्ट क्या कर देना है, यूनिट वेक्टर लगा देना। और अगर नेगेटिव चार्ज होगा इस शीट के ऊपर तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा जस्ट, और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो तीसरी एप्लीकेशन को हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।